दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज जो हम सेशन कवर अप करेंगे दैट इज व्हाट कॉल्ड एज केस स्टडी रिलेटेड टू व्हाट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सो मैक्सिमम पोर्शन ऑलमोस्ट 80% पोर्शन जो है हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कवर कर लिया है, एक्सेप्ट अनपेड सेलर। अनपेड सेलर को हम बाद में कवर कर लेंगे, छोटा सा सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने कवर की है तो हम चाहते हैं कि एक बार उसका जो है केस स्टडी आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। क्या बोलते हो बच्चे लोग, यस और नो? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। तो चलिए आ जाइए, इसी बेहतरीन शमा के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपके साथ केस स्टडी रिलेटेड टू व्हाट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है जो कि बोल रहा है डिफरेंशिएशन बिटवीन अ सर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स विद एग्जांपल। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, नवंबर 2018 में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ था, जहां पे पूछा था इसने कि असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। अब बात यह आती है दोस्तों कि इस क्वेश्चन को लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉजिक अपना अपनी जगह पे रखना है दोस्तों, लॉजिक के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है। नंबर 2, ओके, इसके बाद जो फॉर्मेट आपको बताया वो फॉर्मेट हमको यूज करना है। टाइमिंग जो मैंने बताई हुई उस टाइमिंग पे हमको इसको कंप्लीट करना है, राइट। 3 चीजों का याद रख लें, लॉजिक क्या होना चाहिए, लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए, फॉर्मेट। नंबर 3, कितने टाइम तक में ये कवर करना चाहिए। नॉर्मली ये 4 मार्क का क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन के लिए जो आपकी टाइमिंग फ्रेमिंग हमने दी है वो 7 मिनट की दी हुई है। कोशिश करिए छोटे छोटे क्वेश्चन जो 3-4 मार्क के क्वेश्चन है आप उसको 4 या 5 मिनट में कवर कर सके, ताकि 2 मिनट आप अपना बचा सके लेंथी आंसर्स को कवर करने के लिए, राइट। अब बात ये आती है लॉजिक की, सर ये जो कॉन्सेप्ट है असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स कहां से आए। तो मैं सिंपल सा बोलता हूं दोस्तों, लॉ में बहुत 3 ही चीजें हैं जहां से आपको आंसर मिलेगा। नंबर 1 इज व्हाट कॉल्ड एज डेफिनेशन में उन चीज के बारे में दिया होगा। अगर डेफिनेशन में नहीं दिया हुआ है तो वो सेक्शन में दिया होगा। सेक्शन में अगर नहीं दिया हुआ है, किस सेक्शन में, उस एक्ट के सेक्शन में, जिस एक्ट से, जैसे यहां पे पूछा गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड सेक्शंस है, वहां पे इसका आंसर नहीं होगा। अगर वहां पे भी आंसर नहीं होता है, राइट, आपका लॉजिक अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक जाके पूछा हुआ है तो पक्का है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा प्रोविजन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से थोड़ा सा क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, और वो चीज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं दी है, और अगर उसका रेफरेंस आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलता है तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फिलॉसफी जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर वहां पे भी नहीं मिलता है तो फिर आपको जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कोर्ट का जजमेंट, कोर्ट का जजमेंट। तो कोर्ट का जजमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे जो भी कोर्ट ने डिसीजन दिया होगा वो आंसर आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। और अगर कोर्ट के जजमेंट ने भी नहीं दिया है तो कॉमन पार्लेंस थ्योरी में, कॉमन पार्लेंस थ्योरी में, ये कॉमन पार्लेंस थ्योरी जो है 5% का कॉन्सेप्ट ये आपके सिलेबस में है, जहां पे मैंने 2 या 3 जगह पे चीजें बताई हुई है, राइट। यस, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक जगह मैंने जो है कॉमन पार्लेंस थ्योरी बताई थी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के केस में, अगर याद आ रहा हो आपको, वहां पे मैंने कॉमन पार्लेंस थ्योरी में इफ एंड वेयर पे बात की थी। व्हेन द गुड्स कम, नॉट वेयर, व्हेन द गुड्स कम, इफ द गुड्स कम। तो इफ एंड व्हेन पे जो है मैंने आपको कॉमन पार्लेंस थ्योरी का एक एग्जांपल दिया हुआ था कि गुजराती समाज में, राइट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए इफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं या व्हेन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे मैंने जो है आपको कॉमन पार्लेंस थ्योरी के बारे में थोड़ी सी आइडिया दी थी, राइट। अब बात ये आती है, तो अब यही आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा या तो वो डेफिनेशन से होगा सेक्शन 2, अगर नहीं है तो उसी एक्ट के सेक्शन से होंगे, दूसरे सेक्शन से। वहां पे भी नहीं है तो उसका रेफरेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जनरल प्रोविजन जो है वहां पे अप्लाई होगा, या तो कोर्ट का जजमेंट ही आपको रखना पड़ेगा, या तो कॉमन पार्लेंस थ्योरी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिर्फ इतनी ही चीज
चीजें दिमाग में रखनी है और इसी के बेसिस पे आपको आंसर देना है। अब चूंकि इसने पूछा हुआ है असर्टेन एंड अनसर्टेन गुड, कितने लोगों को लगता है कि असर्टेन गुड्स का मतलब और अनसर्टेन गुड्स का मतलब डेफिनेशन में दिया गया होगा? डेफिनेशन में नहीं दिया गया है ना। असर्टेन गुड्स और अनसर्टेन गुड्स को डिफाइन नहीं किया गया है सोगा में। जो डिफाइन किया गया है वो है एक गुड्स और दूसरा है फ्यूचर गुड्स एंड तीसरा है स्पेसिफिक गुड्स। अगर आपको याद आ रहा हो तो बस यही चीजें जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन हुई है दोस्तों। गुड्स का मतलब वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी बताया हुआ है ना, क्रॉप, स्टॉक, शेयर्स, ये सारी चीजें कवर हैं। ओके, एक्शनेबल क्लेम, मनी को बाहर किया हुआ, याद आ रहा है क्या? यस। और फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? फ्यूचर गुड्स का मतलब जिनका लेन देन फ्यूचर में होना, एग्रीमेंट टू सेल में कवर होगा, उसका एज सच अभी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बनेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग गुड्स है, जिनका ट्रांजैक्शन सेक्शन 5 में ऑफर, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी एंड पेमेंट सब कुछ अभी हो रहा है, दोस्त कॉल्ड एज व्हाट? स्पेसिफिक गुड्स। याद आया या नहीं आया? यस। पर ये बोला सर असर्टेन गुड्स बताओ, अनसर्टेन गुड्स बताओ। तो चूंकि डेफिनेशन में कवर नहीं था तो हमने दूसरा कहां पे कवर किया? सेक्शन ऑफ दैट। तो एज सच किसी सेक्शन में भी डिफाइन नहीं है, तो हम कहां पे गए दोस्तों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इसका कोई मतलब नहीं, तो हम कहां पे चले गए? तो कोर्ट का जजमेंट। और कोर्ट के जजमेंट के थ्रू, जुडिशियरी सिस्टम के थ्रू असर्टेन गुड्स का और अनअसर्टेन गुड्स का जो है वो डेफिनेशन दिया गया है और इसे कवर किया गया है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो यहां पे देखिए असर्टेन गुड्स आईसीआई के मॉड्यूल में, राइट, जब भी क्वेश्चन आया था तो आईसीआई ने इसका आंसर दिया हुआ है एंड बहुत क्लियरली बोला था। मैंने क्या बताया था? शॉर्टकट में याद कर ले। असर्टेन गुड्स किसका हिस्सा है दोस्तों? फ्यूचर गुड्स का हिस्सा नहीं। याद रखिए, गुड्स का मतलब या तो स्पेसिफिक है या तो फ्यूचर है। असर्टेन गुड्स का मतलब किसका हिस्सा है? ये स्पेसिफिक गुड्स का। कौन से स्पेसिफिक गुड्स? जहां पे नंबर ऑफ आइडेंटिकल गुड्स अवेलेबल हो, है ना, उसमें से आपने क्या किया हो? आइडेंटिफाई किया हो, आइडेंटिफाई करने के बाद सिलेक्ट किया हो, इसी गुड्स को हम बोलते हैं असर्टेन गुड्स। मतलब एक ही गुड्स ना हो, मल्टीपल गुड्स हो। ओके, अनअसर्टेन गुड्स क्या हो गया दोस्तों? अनअसर्टेन गुड्स या तो फ्यूचर गुड्स हो सकता है या तो स्पेसिफिक गुड्स होता है, बट मल्टीपल नंबर ऑफ गुड्स आर अवेलेबल, बट यू हैव आइडेंटिफाइड बट नॉट सेलेक्टेड येट, राइट? दोस कॉल्ड एज व्हाट? अनसर्टेन गुड्स। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है certain goods are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made। तो मैंने आपको बता दी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, जब भी आप आंसर लिखे तो ये जिन जिन शब्दों पे मेरी यहाँ पे सर्कल हो रही है, ये शब्द मिलने चाहिए। अरे और सिर्फ शब्दों का मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, इसका मतलब भी निकलना चाहिए वहां पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? certain goods are those goods which are identified in accordance with the agreement with the contract of sales made। the term is, देखो आगे बात, the term is not defined in that but has been judicially interpreted। इसने जो लिखा हुआ है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, सिर्फ इसने सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज किए हुए हैं। In actual practice, the term certain goods is used in the same sense as specific goods। बता दिया मैंने। तो जब number of not existing goods, not specific goods, or those goods which are available in multiple numbers, right? Yes। तो उसको हम specific तो बोल नहीं सकते, पर जैसे ही मैंने number of identical goods को identify करके select कर दिया, becomes what? Specific goods। Try and understand, yes or no? Yes। तो असर्टेन गुड्स कहने का मतलब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप किस पे बनाओगे? स्पेसिफिक पे या फ्यूचर पे? स्पेसिफिक पे। तो अगर कोई फ्यूचर गुड्स दिया है या अनसर्टेन गुड्स दिया है, उसको क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहां पे इसने वही चीज बोली हुई है कि अगर कोई फ्यूचर गुड्स है या मल्टीपल गुड्स अवेलेबल है तो मल्टीपल गुड्स में आइडेंटिफाई कर लो और उसमें से सेलेक्ट कर लो, तो दोज multiple goods become what? Specific goods for making what? Contract of sale। okay, when from lot or out of large quantity। देखो सब कुछ वही बोल रहा, large quantity of what? Uncertain goods। उसमें से आपने क्या किया? number और quantity contracted for is identified
right? Such identified goods are called as what? Ascertained goods. And those goods which are not yet identified, not specifically identified or ascertained at the time of making the contract are known as what? Unascertained goods. तो लिखने का तरीका देखिए, मेरी बात समझिएगा दोस्तों, जब भी मैं लेक्चर लेता हूं या जब भी आप सुनते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार मैंने तो सुना हुआ है, ये मुझे आता है, but try and understand that you have to focus on your writing part. So when you're going to write the same answer, right, आप multiple जो keywords हैं वो आप भूल सकते हो. तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि देखने में ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल लगते हैं, पर जब आप लिखने जाते हो तो आप लिखना शुरू तो सही तरीके से करते हो, पर जब आप कंक्लूड करते हो तो आप पहुंचते कहीं और अगर आपको ये चेक करना हो तो मैं आपको इसमें एक तरीका भी बताता हूँ. आप लिखने के बाद ना अपने आंसर को पढ़ो, आपको हजारों मिस्टेक उसमें मिलेंगे. हजारों कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो है वो आपको उसमें मिलेंगे. आपको लिखते वक्त नहीं पता चलेगा, पर लिखने के बाद जब आप उसको पढ़ोगे ना तो गारंटेड बोल रहा हूं आप खुद ही उन चीजों को रेक्टिफाई करना स्टार्ट कर दो. तो प्लीज ये एक हैबिट आप अपने राइटिंग में लाओ कि आप राइट करने के बाद, लिखने के बाद उसको आप रीड करो, पढ़ो, तो आपको भी समझ में आ गया कि आप लिखना क्या चाहते थे और आपने लिख क्या दिया, राइट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेविएशंस, यू हैव टू सॉर्ट आउट द डेविएशन. क्लियर और नॉट क्लियर? यस, वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, ये देखो केस स्टडी आ रही है, ठीक है. सो बाकी जितने भी बच्चे नए ज्वाइन किए हुए हैं, सो मैं सबका स्वागत करता हूं. और चूंकि मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हुए हैं, मैंने बताया भी उसमें कि कैसे राइटिंग स्किल्स करनी है, तो जो लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट, मैंने आपको लिंक भेज दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके, आपको लगता है कि इस टॉपिक पे आपको नहीं समझ में आ रही, ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, राइट, या ये टॉपिक आपको सुनना चाहिए, तो प्लीज आप उन टॉपिक्स को देख लें. और जब आप अभी के लेक्चर्स मेरे देख रहे हो दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट भी करता चलूंगा कि इन चीजों को समझने के लिए आप ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर देख लो, उसके बाद आप इन चीजों को पढ़ोगे तो और आप गहराई से समझ पाओगे, ठीक है. तो अब चूंकि जैसे मेरे पास ये केस स्टडी आ गई, तो पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशिएट करने के लिए पहला हुआ था 4 मार्क का था, राइट. तो 3 या 4 पॉइंट में मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया था, सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंट, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स. इस तरीके से आपको डिफाइन नहीं करना है एग्जाम में, पहले असर्टेन लिख दिया, उसको पैराग्राफ कर दिया, फिर अनसर्टेन लिखा, पैराग्राफ कर दिया. नहीं, आपको क्या करना है, सीरियल नंबर, टेबुलर फॉर्मेट में सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंस. तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में जो की पॉइंट आप लिखोगे, तो एक में असर्टेन गुड्स में अगर आप लिख रहे हो कोई चीज उस पॉइंट से रिलेटेड, तो अदरवाइज आपको लिखना चाहिए अनअसर्टेन गुड्स पे, राइट. इसका मतलब ये कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएट चाहता हूं, एग्जामिनर ऐसा आपसे एक्सपेक्ट करता है दोस्तों, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास, केस स्टडी. तो चलिए आ जाइए फटाफट से पढ़ते हैं इसको, केस स्टडी को. अभी मेरे साथ पढ़ते चलिएगा, ठीक है, और कोशिश करिए मेरे से बोलने, मेरे रिप्लाई करने से पहले ही आपका आंसर आ जाना चाहिए. ओके, ना यहाँ पे बोल रहा है मिस्टर जी. ओके, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाता भी चलता हूं. ओके, सो यहाँ पे एक मिस्टर जी है. ओके, मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच. ओके, तो मिस्टर जी हो गया सेलर एंड मिस्टर एच हो गया दोस्तों बायर. ओके, मिस्टर जी ने क्या किया, कुछ गुड्स इनको सेल कर दिए. ओके, फॉर सर्टेन प्राइस बाय इशू ऑफ एन इनवाइस. तो ओके, क्वांटिटी भी फिक्स हो गया, प्राइस भी फिक्स हो गया, वैल्यू भी आ गई. वैल्यू मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, एंड इनवाइस भी इशू हो गया, कोई इशू नहीं है. तो मतलब गुड्स कहां पे आ गए, मतलब क्वांटिटी भी हो गई, प्राइस भी हो गई, वैल्यू भी हो गई, इनवाइस भी हो गई. मतलब आप समझ लो कि चीजें कैसे चल रही है. सेक्शन नंबर 5 में उसने ऑफर दे दिया होगा. ओके, सेक्शन 5 में इसने एच ने एक्सेप्ट भी कर लिया होगा. ओके, इसके बाद ये क्या बोल रहा है, सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच फॉर सर्टेन प्राइस बाय इशू ऑफ एन इनवाइस, बट पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम वाज नॉट रिसीव्ड ऑन दैट डेट. तो इसने एक्सेप्ट तो कर लिया, और ये बोल रहे साहब डिलीवरी इसने कर दी, बट इसने पेमेंट जो है वो नहीं किया. ये मतलब है, देखो डिलीवरी कर दी है, क्या ये लिखा है, द गुड्स वर पैक्ड एंड लाइंग इन द, अच्छा डिलीवरी भी नहीं हुई थी. ओके, बट गुड्स इसने क्या कर दिया था दोस्तों, पैक कर दिया था. गुड्स क्या कर दिया था, पैक कर दिया था और गोडाउन में रख दिया. तो अभी भी गुड्स का जो पोजीशन है वो किसके पास रखा हुआ है, जी के पास रखा हुआ है, बट गुड्स आर अल्टीमेटली सोल्ड. गुड्स आर अल्टीमेटली सोल्ड, बट इसने अभी तक जो है पेमेंट नहीं दिया. पिक्चर क्लियर करके चलिएगा, ठीक है, पेमेंट नहीं दिया. अब अगर यही सिचुएशन को आप एनालिसिस कर लो, अगर आपने सेक्शंस मेरे साथ पढ़े हुए हैं, तो ये बोल रहा है कि साहब सेक्शन 5 में ऑफर
एंड एक्सेप्टेंस हो गया है, बट 31 जो ड्यूटीज ऑफ, याद करो ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर था, तो अभी तक जो है सेलर ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है, राइट, मतलब डिलीवरी अभी पेंडिंग है, डिलीवरी पेंडिंग है और इधर पेमेंट पेंडिंग है, बोलो हाँ या ना, पिक्चर क्लियर है या नहीं कि यस। तो 31 अभी किसी ने भी पूरा नहीं किया, मतलब ना ही ए ने डिलीवरी दी है और ना ही जी ने डिलीवरी दी है और एच ने पेमेंट नहीं किया हुआ है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। पर क्या कर दिया है, गुड्स आर, अब पैक्ड हो गया, मतलब गुड्स वर पैक्ड, मतलब गुड्स क्या था, डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, मतलब 20, 21, 22 ये चीजें जो है कवर थी। 20, 21, 22 की जो लाइनिंग थी कि क्वांटिटी, मेजर, वेट वगैरह करके, पैक वगैरह करके सारी के सारे गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में थे। मतलब क्या होना चाहिए कि जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होना, इसका मतलब क्या है, गुड्स आर पास्ड ऑन टू बायर, गुड्स आर पास ऑन टू बायर, है ना। इसका मतलब क्या, ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए, है ना। और 18, 19 क्या बोलता है ओनरशिप के लिए, आप याद करो, बताया था 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। इवन 28, 29, 30 तक था पूरा, राइट। अब ये बोलता है 18 में ओनरशिप ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए, सर्टेन गुड्स चाहिए एंड इंटेंशन चाहिए ट्रांसफर करने का कि पर्टिकुलर किस टाइम पे अपन गुड्स को ट्रांसफर करें। तो 18 सर्टेन था और इंटेंशन भी क्लियर था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मेड हो गया, ओके, और ये जो है गुड्स जो है वो सेल हो गए, इंटेंशन ऑफ ट्रांसफर फिक्स हो गया था। बस क्या नहीं हुआ था, डिलीवरी नहीं हुई थी और उधर से पेमेंट नहीं हुआ था। आई होप आई एम क्लियर। यस। इसका मतलब क्या हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बोलो फटाफट से। अगर आप बोलो साहब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, मतलब रिस्क ट्रांसफर हो गया। पोजीशन अगर किसके पास है, सेलर के पास भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, बोलो हाँ या ना। यस। तो मैं मान के चलता हूं साहब ओनरशिप जो है इज ट्रांसफर्ड, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ईडी, ट्रांसफर्ड, ऑलरेडी टेकन प्लेस। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बस क्या नहीं किया है, अभी पोजीशन पेंडिंग है, क्या नहीं किया हुआ है, अभी डिलीवरी नहीं हुई है, तो पोजीशन पेंडिंग है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, मतलब ओनरशिप गया, मतलब रिस्क गया। रिस्क किसके पास गया, बायर के पास गया। यस और नो? यस। तो अगर टाइम पे उसको पोजीशन मिल जाएगा तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर टू मेक द पेमेंट, है ना। यस। बट चूंकि पोजीशन पेंडिंग था, मतलब डिलीवरी, मतलब 31 सेक्शन 31 बोलता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू पास द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू बायर्स प्लेस। यस और नो? यस। तो चूंकि अभी सेलर ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की थी, राइट, और इन द केस अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर वो गुड्स टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकता है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ओनरशिप क्या बोल रहा है, ओनरशिप बोल रहा है कि सर आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, मतलब क्या हो गया कि अगर अब आपको सिर्फ गुड्स देना, तो अगर मैंने आपको गुड्स आपकी जगह पे, आपके बताए हुए जगह पे मैंने टाइम पे पहुंचा दिया, राइट, तो गुड्स की जो सारी जिम्मेदारी होगी वो आपकी होगी। पर अगर गुड्स मैंने एन मौके पे, एन टाइम पे, जो आपने बताया था उस टाइम पे नहीं पहुंचा, उसके बाद अगर कुछ गुड्स में प्रॉब्लम आया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, सेलर की, क्योंकि सेलर ने अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म नहीं की। आई होप आई एम क्लियर। तो ओनरशिप ये बोलते हैं पोजीशन किसी के पास भी हो, ओनरशिप पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर हो चुका है, तो गुड्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा उसका जिम्मेदार बायर होगा, राइट। पर चूंकि एज सच अभी गुड्स डिलीवर नहीं हुआ और टाइम बीत गया, राइट, बायर ने रिक्वेस्ट भी कर ली, इसके बावजूद भी अगर सेलर ने नहीं भेजा, अब अगर कुछ प्रॉब्लम आया देन सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, नॉट बिकॉज ऑफ ओनरशिप बट बिकॉज ऑफ डिले इन पोजीशन ऑफ द गुड्स। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ में आ गया तो अब इस केस स्टडी को हम आगे पढ़ते हैं ना। अब क्या बोल रहा है, गुड्स वर इंस्पेक्टेड बाय एच एजेंट, एच मतलब जो है बायर।
अब ये बोल रहा है कि भैया जो गुड्स यहाँ पे जी के पास रखा हुआ था, तो एच के एजेंट के थ्रू एच ने जो है गुड्स को इंस्पेक्ट भी करवा लिया। एंड मैंने आपको बताया था इट इज द राइट ऑफ द बायर टू इंस्पेक्ट द गुड्स बिफोर टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। यस और नो? यस। ओके, तो यहाँ पे ये भी होगा। एंड वेर फाउंड टू बी इन ऑर्डर, मतलब कोई भी डिफेक्ट नहीं मिला। ओके, मतलब सेलर ने बेहतरीन तरीके से गुड्स को अपने गोडाउन में रखा हुआ है। ओके, लेटर ऑन The dues of the goods was settled in cash. बाद में क्या हुआ, गुड्स का जो अमाउंट था वो कैश में पे कर दी गया। जस्ट आफ्टर रिसीविंग कैश मिस्टर जी asked Mr. H that goods should be taken away from his godown. Now जैसे ही पेमेंट मिल गया, try and understand that, अब जी बोलता है एच से कि भैया अब ये गुड्स को मेरे गोडाउन से आप ले लो। मतलब क्या किया सेलर ने पेमेंट भी ले लिया। ओके, और अब सेलर ये बोल रहा है, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एच ने जी मतलब जो सेलर है उसने पक्का, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि उसने होम डिलीवरी करने की बात नहीं की होगी, तभी ये यहाँ पे बोल रहा है कि भैया मुझे पेमेंट मिल गया, गुड्स जो है मेरे गोडाउन में रखा है, आप मेरे गोडाउन से गुड्स जो है वो ले लो। ओके, टू इनेबल हिम टू स्टोर अदर गुड्स परचेज्ड बाय हिम, तो बोला भैया जैसे ही आप यहाँ से गुड्स निकाल लोगे तो मैं उस जगह पे अपने दूसरे जो गुड्स मैंने परचेज किए वो मैं रख लूंगा। After one day, since Mr. H did not take delivery, now try and understand, this is very important line, I think so. चूंकि अब सेलर ने बोल भी दिया कि भैया आप ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाहर बोल रहे भैया रहने तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी जिम्मेदारी, अगर अब कुछ गुड्स हो गया वो सब मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि वो गुड्स नहीं निकाला तो पक्की बात हो गई है ना, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है। तो और एच ने बोल भी दिया कि मेरी तरफ से फ्री, आप जब चाहो आप डिलीवरी ले सकते हो। अब बायर ही नहीं आ रहा है डिलीवरी लेने। नाउ दिस इज द गलती जो है ये किसकी होगी, बायर की। तो अगर बायर गुड्स की डिलीवरी टाइम पे नहीं ले रहा है, इट इज द फॉल्ट ऑफ बायर। ओके, मिस्टर जी केप्ट द गुड्स आउट ऑफ द गोडाउन इन एन ओपन स्पेस, तो जब ऐसा करने के बाद भी एच ने डिलीवरी नहीं लिया तो इसने जी ने क्या किया, उस गुड्स को गोडाउन से निकाल के बाहर रख दिया। अचानक से बारिश हो गई, देखो क्या कहानी बना रहा है ये, अचानक से बारिश हो गई और सम गुड्स वर डैमेज्ड। पिक्चर क्लियर हो गई होगी, ये जो कहानी मैंने बताई है इससे पिक्चर क्लियर हो गई होगी, राइट? यस, क्योंकि कहानी यहाँ पे दोस्तों दो चीजों की है। नंबर वन इज ओनरशिप, देखना मैं बताता हूँ यहाँ पे मुद्दा क्या हुआ, एंड नंबर टू इज पोजीशन, है ना। अब मेरी बात आप समझिएगा, इन्हीं दो मुद्दों पे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ। आंसर तो अपन देख लेंगे, आंसर कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कहानी और सेक्शन दोनों को मैं मिला के आपको जो है सुना रहा हूँ, सुनिएगा मजेदारी से। अब क्या हुआ, जब बारिश होगी कुछ गुड्स भीग गए, वहां पे खराब हो गए, तो अब बात ये आई कि जो गुड्स खराब हुए उसकी रिकवरी कौन देगा, उसका जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा, सेलर या बायर। अब अगर मैं सेलर को बोलता हूं कि बायर अगर सेलर को बोलता है कि भैया तुम्हारे यहाँ गुड्स था तुम पे करोगे, तो सेलर ये बोल देगा भैया मैंने तो तुमको बोला था सामान निकालने को, आपने पेमेंट भी कर दिया था, है ना। और अगर मैं लीगली बोलूं तो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही चुका है, राइट? यस, ओनरशिप ट्रांसफर, बिकॉज जो गुड्स हमने किया था डिलीवरेबल स्टेट में हो गया था। इसका मतलब है गुड्स का जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी इन द गुड्स आर ट्रांसफर टू बायर, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, यू आर द ओनर ऑफ द गुड्स, राइट? बायर बोला ठीक है मैं ओनर हूं, पर आपने पोजीशन मुझे नहीं दिया, इसलिए आप जो है इसको आप जो है या जो भी लॉस हुआ ये आप मेंटेन करोगे। सेलर इस पे बोला, सेलर बोला कि भैया मैंने आपको बोला था गुड्स आप निकाल लो, है ना, पर आपने नहीं निकाला। आपने जब नहीं निकाला तो मैंने गुड्स को लेके बाहर रख दिया, राइट? नाउ मैंने आपको चूंकि भेजा था, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड मैंने दी थी, आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप गुड्स, फिर भी आप नहीं ले, मैंने बाहर कर लिया क्योंकि मेरे पास शॉर्टेज था स्पेस का। अब अचानक बारिश हो गई, गुड्स खराब हो गए, उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे हिसाब से सेलर सही बोल रहा है या और आपके हिसाब से क्या लगा? मेरे हिसाब से तो सेलर सही बोल रहा है। आपको अगर लगता है सेलर सही बोल रहा है, राइट, तो फिर डेफिनेटली इसमें जो है बायर जो है ये लॉस को बेयर करेगा, और अगर आपको लगता है बायर सही बोल रहा है तो फिर सेलर आपके हिसाब से जो है वो क्या करना चाहिए, पूरा लॉस बेयर करना चाहिए, राइट? अब चलिए आ जाइए देखते हैं। रिफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड डिसाइड हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अबव डैमेज। अब मेरी बात ध्यान से समझ ले, पूरी कहानी जो थी ना दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हु विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो जो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, याद रखिए फाइनल आंसर में सिर्फ आपको इतना ही बोलना, हु पे आंसर देना, हु विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द। तो फाइनल आंसर में आना चाहिए आपका सेलर
will be held responsible for the above damage और buyer will be held responsible for the above damage। अब आपका सही आंसर ये गलत हो, बट मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो सेलर का या बायर का आना चाहिए, बट आंसर सही क्या है मेरे हिसाब से तो बायर होना चाहिए। लो मैंने लिख भी दिया। सर आपने आंसर देखा इसलिए लिख दिया? नहीं, आंसर मुझे पता है, फिर भी लॉजिकली अगर देखो मैं जा रहा हूं तो इन सारे सेक्शंस को दिमाग में रखते हुए जो है आंसर मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। विल योर आंसर बी डिफरेंट? अब यहाँ पे फिर से बोल रहा है, एक तो पहले क्वेश्चन मेरा बायर रिस्पॉन्सिबल हो गया, अब ये दूसरा पूछ रहा है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द ड्यूज वर नॉट सेटल्ड इन कैश एंड आर स्टिल पेंडिंग। ये बोल रहा है अगर कैश नहीं दिया होता और ये गुड्स पेंडिंग रह जाता है ना, अमाउंट पेंडिंग रह जाता, तो बताओ इस केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होता? तो दोनों तरीके से इसने पूछा है। चलिए पहले आ जाइए, मैं आंसर देता हूं पहले वाले का। राइट, पहले वाले का जो आंसर दिया हुआ है दोस्तों वो सेक्शन नंबर 44 पे दिया हुआ है। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं सेक्शन 44 क्या बोलता है। ये रहा सेक्शन 44 बोलता है आज वो भी घड़ी है जब आपको मैंने एक सोगा का आई थिंक क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था बाद में डिस्कस करूंगा, तो वो भी केस स्टडी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, ये बोल रहा है व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी। क्या ये चीजें हुई है हमारे केस स्टडी में? यस सर हुई है। वो डिलीवरी करना चाह रहा था, है ना, विलिंग टू डिलीवर, एक्चुअल में डिलीवर नहीं किया था बट विलिंग टू डिलीवर था, रेडी टू डिलीवर था, और उसने बायर को रिक्वेस्ट भी किया था कि भैया आके डिलीवरी ले लो, मैं होम डिलीवरी नहीं दे रहा। पर बायर डज नॉट कम विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर सच रिक्वेस्ट टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो वो गुड्स की डिलीवरी लेने नहीं आया, फिर बोलता है ही इज लायबल टू द सेलर, मतलब ही मतलब बायर। तो मेरा पहला आंसर सही हो गया। तो ये जो बायर आ रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, मैंने आपको बताया था क्या, फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस लिख देना आपको। इसमें तो कोई लिखने की दिक्कत नहीं है, क्या लिखना है इसमें 2 से 3 लाइन में सेम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को 2 या 3 लाइन में समराइज फॉर्म में लिख देना। इशू क्या था इसमें, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज, यही इशू था। तो जो क्वेश्चन पूछ लिया इसने बेसिकली आप उसी को लिख दो। प्रोविजन, प्रोविजन में क्या आ जाएगा, सेक्शन 44, सेक्शन 44 को आपको लिखना है यहाँ पे, पूरा आप लिखो या नहीं लिखो बट मेन कंटेंट पॉइंट जो है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन एनालिसिस, एनालिसिस में आपको क्या लिखना होता है दोस्तों, सेक्शन 44 जो प्रोविजन एंड जो फैक्ट ऑफ द केस है इसको मिला के आपको एनालिसिस लिखना पड़ेगा, एंड लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा, बायर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज। एक लाइन में ये आपका फाइनल आंसर आ जाए। तो टोटल आपका जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5 हेडिंग में होना चाहिए। अब बोल रहा हूं सर प्रोविजन में क्या लिखूंगा, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। देखो मैं बता रहा हूं क्या बोल रहा हूं, when the seller is ready to deliver the goods and request the buyer to take the delivery but buyer is not coming to take the delivery within reasonable time, then buyer will be held responsible if any damages occurred as per section 44 of Sales of Goods Act 1930. Yes or no? And along with such damages, he is also liable for paying what, reasonable charge. क्योंकि वो गोडाउन में रखा हुआ था तो गोडाउन रेंट भी जो है उस टाइम तक का वो चार्ज कर सकता है सेलर, तो गोडाउन रेंट भी जो है उसको पे करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अगर मान लो बायर ने पेमेंट भी कर दिया होता, ठीक है, बायर ने पेमेंट भी कर दिया होता और सेलर अब उसको फोन कर करके परेशान हो गया, फिर भी वो नहीं लेने आ रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना, क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट्स ऑफ द सेलर।
क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट ऑफ द सेलर, सेलर के जो अधिकार है वो अफेक्ट नहीं होंगे, वेयर द नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑफ द बायर टू टेक डिलीवरी अमाउंट्स टू अ रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर अब वो डिलीवरी लेने ही नहीं आ रहा है ना, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अब उसको दिख रहा है कि गुड्स खराब हो रहा है, तो अब सेलर चाहे तो वो गुड्स को सेल भी कर सकता है। दैट मच राइट जो है सेलर का, राइट, इट इज ऑलवेज बिलोंग विद द गुड्स इफ बायर डज नॉट टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। नाउ तो पहला पार्ट तो समझ में आ गया, पहला पार्ट जो था इसका सेक्शन नंबर 44 का था। अब देखते हैं, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द ड्यूज वर नॉट सेटल्ड इन कैश एंड आर स्टिल पेंडिंग। अब सोचो क्या होएगा, नॉर्मली क्या होना चाहिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर एंड सेलर। तो सेलर की ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि डिलीवरी दे दो। उसने डिलीवरी क्या, बोलो जरा फटाफट से, डीम टू बी डिलीवर्ड मान लिया जाएगा या नहीं मान लिया जाएगा? यस, डीम टू बी डिलीवर्ड मान लिया जाएगा। अगर क्या हुआ है, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गया, पर उसने क्या कर दिया, गोडाउन में रख दिया और बाहर के एजेंट ने चेक भी कर लिया इसका। और यहाँ पे एक सेक्शन था डिलीवरी वाले पोजीशन में कि बायर को पता भी हो जाना चाहिए कि जो है डिलीवरी जो है वो सेलर के बायर के एजेंट के कस्टडी में आ चुका है, बायर के एजेंट ने इंस्पेक्ट भी कर लिया हुआ है। तो डेफिनेटली बायर, इट इज डीम्ड टू बी, इट इज डीम्ड दैट द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर। यस और नो? यस। अब यहां पे ये बोल रहा था कि भैया इसने पेमेंट कैश में नहीं किया। अब देखो, नॉर्मली प्रोविजन क्या बोलता है, प्रोविजन ये बोलता है कि भैया आपने ऑफर दे दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर इधर से आएगा सेलर के साइड से, बायर एक्सेप्ट कर लेगा, ओके। इसके बाद क्या होएगा, ये क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद क्या होता है, डिलीवरी होती है। तो बायर, सेलर क्या करेगा, डिलीवर करेगा, एंड बायर करेगा उस डिलीवरी को एक्सेप्ट करेगा और पेमेंट करेगा। यस और नो? यस। अब यहां पे क्या हुआ, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुका था, बिकॉज डिलीवरेबल स्टेट में था, डिलीवरेबल स्टेट ओनरशिप ट्रांसफर। अब बात आई थी डिलीवरी की, तो इसने बोला विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द ड्यूज वर नॉट सेटल्ड इन कैश एंड आर स्टिल पेंडिंग। मतलब डिलीवरी हो गई, डिलीवरी हो गई, पर बायर ने कैश पेमेंट नहीं किया। बायर ने क्या नहीं किया, कैश पेमेंट नहीं किया, ड्यूज सेटल नहीं किया, पर पोजीशन अभी भी किसके पास था इस केस में? इस केस में डिलीवरी अभी एज सच फिजिकल डिलीवरी नहीं हुई थी, ध्यान से समझिएगा, ना ही कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी थी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी नहीं थी, पर क्या सिंबॉलिक डिलीवरी थी? यस, इनवाइस दे दिया गया था उसको, याद है, बायर को उसने इनवाइस दे दिया गया था कि भैया अब जो है यहां पे क्या हो गया, आपको ओनरशिप, इनवाइस से उसको क्या मिल गया, इनवाइस से उसको क्या मिल गया, ओनरशिप मिल गया। पर क्या इनवाइस से डिलीवरी मिल गई ऐसा लगा क्या? 3 तरीके की मैंने आपको डिलीवरी बताई थी। नंबर 1 इज फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी तो हुई नहीं। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है, जब आप उसके एजेंट को या कैरियर को या वॉर फिंगर को दे दो तो उसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, बोलो हाँ या ना? यस। तो एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिला, मतलब कंस्ट्रक्टिव भी नहीं हुई। कुछ टोकन वोकन दिया था कि डिलीवरी हो गई? नहीं, कुछ भी नहीं था, डिलीवरी अभी भी हुई नहीं थी। कहां पे रखा हुआ था पोजीशन? सेलर के पास रखा हुआ था। अब सेलर ने इतना जरूर बोल दिया था भैया डिलीवरी ले लो, वो नहीं आ रहा था और इसने पेमेंट भी नहीं किया हुआ था। तो अब बताओ, इस केस में अगर इसने पेमेंट भी नहीं किया तो क्या इस केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा या बायर रिस्पॉन्सिबल होगा? फटाफट से आंसर आ जाए। सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा दोस्तों या बायर रिस्पॉन्सिबल होगा? Yes, I am giving you time. हाँ, कुछ आंसर आ जाने चाहिए पक्का, आई एम डैम श्योर। एंड आंसर आना चाहिए अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट। क्या आना चाहिए? अनपेड सेलर, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया पर पेमेंट नहीं आया, तो जो सेलर था वो अनपेड सेलर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? और अनपेड सेलर अगर हुआ तो उसके पास भी राइट्स होते हैं, बोलो हाँ या ना? यस, बिल्कुल राइट्स होते हैं उसके पास। वो चाहे तो लियन वगैरह जो है वहां पे क्रिएट कर सकता है, गुड्स अपनी कस्टडी में रख सकता है। अगर बायर उसका पेमेंट नहीं करता है तो गुड्स जो सेलर है जिसको पेमेंट नहीं मिला है वो गुड्स अपनी कस्टडी में रख लेगा और उसके पास राइट्स भी रहेंगे उस गुड्स को किसी तीसरे पार्टी को सेल करने का। यस और नो? यस। तो चलिए आ जाइए, देखते हैं अनपेड सेलर के जो पॉइंट्स थे हमारे पास कुछ। ओके, अनपेड सेलर वाला पॉइंट्स कवर कर लेते हैं अपन। जस्ट अ मिनट।
अनपेड सेलर। ओके, कोई बात नहीं। यस, ये रहा। ओके, यहां पे देखिए अनपेड सेलर बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? द सेलर ऑफ गुड्स, क्या बोल रहे हैं यहां पे? द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर when the whole of the price has not been paid or tendered। क्या बोल रहे हैं यहां पे? has not been paid or tendered। होल प्राइस, एक भी प्राइस जो है पे नहीं की, बिल्कुल नहीं पे की थी, तो डेफिनेटली इस केस में क्या हो जाएगा? अनपेड सेलर हो जाएगा, राइट? यस। अच्छा, अनपेड सेलर क्या बोलता है यहां पे देखिएगा आप। ओके, जस्ट अ मिनट। ये देखिए यहां पे क्या लिखा है? अनपेड सेलर्स राइट्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ओके, एंड ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, okay, notwithstanding that the property in the goods may have passed to the buyer, the unpaid seller of goods as such has by implication of law a lien on the goods for the price while he is in possession of them। क्या कर सकता है? लियन क्रिएट कर सकते हैं कि भाई ये जो गुड्स है, अब भले ही आप ओनरशिप हो, ओनरशिप किसके पास चला गया? बायर के पास, बट पोजीशन अभी किसी के पास है दोस्तों? सेलर के पास। तो सेलर बोल सकता है कि जब तक आप इस गुड्स का पेमेंट नहीं कर देते हो तब तक मैं ये गुड्स आपको डिलीवर नहीं करूंगा। और इन केस अगर तो बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इन द केस, अभी तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का केस नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बोला जाएगा? लियन जो है ये क्रिएट कर सकता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो सेलर है वो लियन क्रिएट कर सकता है एंड कैन डिमांड फॉर द मनी, एंड इफ द मनी वाज नॉट पेड बाय द बायर ही कैन सू टू बायर फॉर डिमांड ऑफ मनी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस, पिक्चर क्लियर है दोस्तों? यस। तो बहुत बढ़िया, यहां पे आप देख लीजिए आंसर इसका। ओके, यस, किधर गया? ये रहा। If the price of the goods would not have settled in cash and some amount, ये देखिए यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, if the price of the goods would not have settled in cash, some amount would have been pending, then Mr. G will be treated as an unpaid seller। Yes or no? Yes। तो unpaid seller इसको मान लिया जाएगा and he can enforce the following rights against the goods as well as against the buyer। Number one, क्या बोल रहा है? Where under a contract of the sale, the property in the goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods according to the terms of the contract, the seller may sue for him for the price of the goods। Okay, yes। Section 55 यहाँ पे जो है, okay, where under a contract of sale the price is payable, second क्या बोल रहे हैं? price is payable on a day certain irrespective of the delivery and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay such price, the seller may sue him for the price although the property in the goods has not passed and the goods have not appropriated to the contract। क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस। तो दोनों ही केस में जो है सेलर बायर से मनी के लिए जो है उनको स्यू कर सकता है और पैसे की डिमांड कर सकता है, एंड दिस इज व्हाट नॉट कॉल्ड एज सेक्शन 55। इसको मैं कहां पे कवर कर लूंगा? सेक्शन 46 में वो लियन क्रिएट कर लेगा, राइट? यस। एंड डेफिनेटली जो है वो पैसा उनसे डिमांड कर सकता है।
आई होप आई एम क्लियर. यस. नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3. A breach of condition can be treated as a breach of warranty. Explain this statement as per the relevant provision of Sales of Goods Act 1930. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी. तो ये डेफिनेटली आपका जो सेक्शन कवर हो रहा है, राइट, ये कहाँ से कवर हो रहा है आपका 12, 13, 14 जो दैट इज इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज वाला था. याद है आपका? यस, कंडीशंस एंड वारंटीज. और कंडीशन को यहां पे क्या बोला गया था? मेन स्टिपुलेशन. मतलब अगर ये पूरा नहीं हुआ ना, कंडीशन जो आपने बोली है वो अगर आपने पूरी नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? रेप्यूडिएट हो सकता है. यस और नो? यस. और जो वारंटी है, अगर ये वो स्टिपुलेशन है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टिपुलेशन, अगर ये आपने स्टिपुलेट किया हुआ है अपने कॉन्ट्रैक्ट में एज अ टर्म्स एंड कंडीशन, तो अगर आपने ये स्टिपुलेशन को पूरा नहीं किया, जो वारंटी थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसको उसकी वजह से जो होगा दैट इज वन पार्टी कैन sue for damage but cannot repudiate the contract. Yes or no? Yes. तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कंडीशन वाली कोई चीज है वो बहुत ही अहम है, अगर वो पूरी नहीं है तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा. और अगर वारंटी मतलब सेकेंडरी, उससे ज्यादा कोई कॉन्ट्रैक्ट में फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अगर आप इसको पूरा नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है. यस सुनो, और उस लॉस को आप बेयर करोगे पर जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया कि अगर आप गुड्स समंदर के थ्रू लाना, राइट, तो उसे प्रॉपर तरीके से जो है वो मैं बोलता हूँ स्टील कोटेड पैकिंग बॉक्स में होना चाहिए. मैंने ऐसा बोल दिया, स्टील कोटेड पैकिंग बॉक्स में होना चाहिए. नाउ दिस इज समथिंग व्हाट मेन कंडीशन टू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट. तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सामने वाला पार्टी जो है उसको कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और उस केस में जो भी सेलर ने लॉस बेयर किया या जो अमाउंट पे ऑफ किया हुआ है वो रिकवर बायर से नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंडीशन जो है यहाँ पे कैंसिल हुई है, ब्रीच हुई है. दूसरे तौर पे मैं बोलूं वारंटीज. वारंटीज मतलब क्या मैंने बोला, जैसे गुड्स आ रहा है तो मैंने बोला था कि गुड्स को ओके, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे बोल देता हूं, गुड्स मैंने बोला था कि आप जो है इस कलर का पर्टिकुलर, अगर इस कलर के गुड्स अवेलेबल होते हैं या इस पर्टिकुलर नेचर का गुड्स होता है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि जब भी आप गुड्स ला रहे होगे तो उसको आप 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर 45 नहीं है सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन कर लेना. ओके, पर गलती से जो था वो 25 डिग्री की जगह 26 डिग्री सेल्सियस पे हो गया था. अरे बस उसने सारा कुछ मेंटेन किया था, सब कुछ मेंटेन किया था, ठीक है, बट उसने बोला था कि नॉर्मल टेम्परेचर पे मेंटेन करना जो कि अराउंड 25 टू 30 डिग्री पे हो जाए. ओके, गलती से मान लो वो 31 पे चला गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, राइट. तो उसने 25 टू 30 मेंटेन किया ही था, बट 31 डिग्री पे चला गया था कहीं कहीं पे, तो कुछ गुड्स जो थे वो खराब हो गए थे, कुछ गुड्स थे खराब हो गए थे. तो अब क्या इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि ये मेन कंडीशन में नहीं आता है. उसने बोला था कि नॉर्मली आप इसको मेंटेन कर लेना इतने टेम्परेचर, अगर इतने टेम्परेचर से, सिंस इट इज नॉट अ मेन कंडीशन टू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट, तो अब उसकी वजह से जो डैमेज हुआ होगा उसकी रिकवरी हो जाएगी दोस्तों, राइट, बट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि उसने वो चीज मेंटेन की थी, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन थोड़ा सा टेम्परेचर इधर उधर हुआ होगा, उसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते. हाँ, अगर आपने ये मेंटेन ही नहीं किया होता, ये टेक्नोलॉजी ही नहीं लगाई होती, राइट, जिसकी वजह से 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन हो पाता, तब आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकते हैं. तो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटीज. अब ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है सर ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी. क्या
कंडीशन के ब्रीच को वारंटी का ब्रीच बोला जा सकता है। ऐसा क्यों क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों? क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन जो बोल रहा है वो बोलता है कि अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट होता है, और वारंटी ब्रीच होती है तो सिर्फ आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन इसने पूछा, ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बोले साहब नॉर्मली नहीं होता है, बट यस कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी बोल सकते हो, और ये चीज बताता है सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 13 स्पेसिफाई केसेस, मतलब सेक्शन 13 ने बोला हुआ है कि इस सिचुएशन में ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बायर लूजेस हिज राइट्स टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल नहीं कर सकते, बट यस डेफिनेटली कैन क्लेम डैमेजेस ओनली। आगे बात समझ में? यस, इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये 4 केसेस हैं दोस्तों जहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है। नंबर 1, बायर ने अगर मान लिया हो, where the buyer altogether waives the performance of the condition। बायर ने कंडीशन लगाई हुई हो, सेलर ने उसको पूरा नहीं किया, और बायर ने बोला चलो जाओ भाई कोई बात नहीं मैंने माफ किया। अब चूंकि माफ कर दिया तो अब जो है माफ करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। आगे बात समझ? यस, सिर्फ वो क्या बोलेगा कि भैया कोई बात नहीं, चलो मैंने तुमको माफ कर दिया, जो भी हुआ जाने दो। तो अगर बायर ने ही माफ कर दिया है ना, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। यस और नो? यस। तो इस केस में बायर ने माफ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, बायर बोलता है कि यार, बायर ने ये बोला कि माफ नहीं किया, मैंने माफ नहीं किया, पहले मैं क्या कर दिया, माफ कर दिया। माफ कर दिया मतलब ना ही मैं रेप्यूडिएट कर रहा हूं ना ही तुमसे डैमेजेस क्लेम कर रहा हूं। सेकंड में बोल रहा है मैं रेप्यूडिएट नहीं करूंगा पर मैं डेफिनेटली डैमेजेस क्लेम करूंगा। मतलब उसने क्या बोल दिया कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को मैं ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेता हूं। तो बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ द वारंटी। तो उसने कंडीशन को क्या मान लिया, वारंटी मान लिया, और उस केस में जो कंडीशन ब्रीच हुई तो फिर क्या हो जाएगा, वारंटी का ब्रीच हो जाएगा। तो इस केस में रेप्यूडिएट नहीं होगा बट डेफिनेटली डैमेजेस पे करना पड़ेगा। ही में क्लेम ओनली डैमेजेस। तो पहले केस में क्या था, ना ही मैं आपको रेप्यूडिएट कर रहा कॉन्ट्रैक्ट को और ना ही मैं डैमेज क्लेम कर रहा। दूसरे में क्या बोलता है कि मैं रेप्यूडिएट नहीं करूंगा बट डैमेज क्लेम कर लूंगा। नंबर 3 ये बोलते हैं वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेवरेबल। मतलब मैंने आपको बताया था ये फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारे जो है घास उगे हुए हैं। अब ये बोल रहे हैं वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेवरेबल, मतलब जहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट को अलग नहीं कर सकते। एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ। यस और नो? यस। एक्सेप्टेंस मींस एक्सेप्टेंस एज इन विशेष सेक्शन 72 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ये भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 72 को याद रखने की जरूरत नहीं है। ये बोलता है साहब जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल एंड बायर हैज एक्सेप्टेड ईदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयरऑफ। क्या बोल रहा है साहब, ये बोला जहां पे नॉन सेवरेबल मतलब आप अलग नहीं कर सकते हो। बायर ने बोला कोई बात नहीं, चलो मेरे को पूरा दे दो, गुड्स आ गया। अब वो सपोज मान लो इसमें से इसने गुड्स आया, इसने बोला था 40 kg मैंगो चाहिए बट टोटल था 100 kg। तो अब बायर के पास ऑप्शन है ना, उसने अगर बोला कि भाई 40 kg चाहिए, ठीक है, और या तो उसने बोला था कि मेरे को सिर्फ पर्टिकुलर इसी क्वालिटी का मैंगो चाहिए। अब उसमें आपने मिक्स किया हुआ था तो अब आप उसको अलग नहीं कर सकते, नॉट सेवरेबल, राइट। तो बायर ने बोला चलो कोई बात नहीं आप पूरा दे दो। तो अगर उसने पूरा ले लिया तो अब इसको जो हम बोलेंगे दोस्तों, दिस इज नॉट कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन, राइट। तो यहां पे जो है अगर बायर एक्सेप्ट कर ले रहा है तो नीदर इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रीच ऑफ कंडीशन, और ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ब्रीच ऑफ वारंटी। नॉर्मली एक्चुअली ये ब्रीच ऑफ कंडीशन था बट चूंकि बायर ने पूरा एक्सेप्ट कर लिया, उसका पर्टिकुलर कोई पार्ट एक्सेप्ट कर लिया, मिक्स्ड में ही एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर ना ही उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन बोला जाएगा ना ही ब्रीच ऑफ वारंटी बोला जाएगा, भले ही वो ब्रीच ऑफ कंडीशन रहा हो। आई होप आई एम क्लियर? यस। या तो क्या बोल दे, एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, या लॉ ने ही माफ कर दी। चलो ये चीज को कोई दिक्कत नहीं है, इसको लॉ ही बोलता है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसी चीज होती है तो आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते, फिर डेफिनेटली आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो दीज आर द 4 कंडीशन। कौन कौन सी है? नंबर 1, बायर ने बोला ना मुझे रेप्यूडिएट करना है ना ही मुझे डैमेज क्लेम करना है, कोई बात नहीं एक्सेप्ट कर लो। दूसरा बायर ने बोला मेरे को रेप्यूडिएट नहीं करना बट डैमेज क्लेम करना है, ओके ले लो। तीसरा बोलता है साहब जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नॉन फेवरेबल हो और वहां पे बायर ने या तो पूरा एक्सेप्ट कर लिया या पर्टिकुलर पार्ट एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म हो गया, तो उसको भी आप ब्रीच ऑफ
कंडीशन नहीं बोलोगे और ना ही उसे वहां पे ब्रीच ऑफ वारंटी बोला जाएगा अनलेस specified by buyer. Clear? Okay. And number 4, where the law excuses breach of condition, right? तो भले ही वहां पे breach of condition है but law बोल रहा है कि भैया नहीं accept करना है उसे as a breach of condition, तो आप उसको माफ कर दोगे फिर. Clear हो गया? Yes, बहुत बढ़िया. Now question number 4 आता है दोस्तों. I hope I am clear. बहुत बढ़िया. क्वेश्चन 4 आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड हायर परचेज. ये देखो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है. सारी चीजें इजी, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. एंड देयर आफ्टर वन मोर क्वेश्चन कम्स, दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों. यस, एक बार आप फटाफट से इसको पढ़ लीजिए. दिसंबर 2021 में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. मैंने ये आई थिंक ग्रुप में मैंने पूछा भी था और मैंने बोला था इसका जो आंसर दे देगा, बहुत मज़ेदार आंसर है इसका, बट डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा, ठीक है. टीके ऑर्डर टिम्बर ऑफ 1 inch थिकनेस फॉर बीइंग मेड इनटू ड्रम्स. द सेलर एग्री टू सप्लाई द रिक्वायर्ड टिम्बर, okay, of 1 inch. However, the timber supplied by the seller varies in thickness from 1 inch to 1.4 inch. तो टीके कौन हो गया दोस्तों? बायर. टीके ऑर्डर टिम्बर, ऑर्डर्ड लिखा है ना, ईडी लिखा है, इसका मतलब टीके कौन हो गया दोस्तों? बायर हो गया. अगर टीके ऑर्डर timber of 1 inch thickness for being made into drum, the seller, यहाँ पे seller भी है, agree to supply the required timber of 1 inch. तो इसने timber order किया था 1 inch thickness का, किसी particular purpose के लिए चाहिए रहा होगा कि 1 inch thickness का timber चाहिए. The seller agree to supply, इसने agree भी कर लिया, बोले ठीक है भैया, इसने demand किया, इसने agree कर लिया, contract of sale बन गया, okay. However, the timber supplied by seller, इसने डिमांड कितने का किया था? 1 inch. पर जब इसने सप्लाई किया वो कितना किया? From 1 inch to 1.4 inch, 1 to 1.4 inch. मतलब कुछ टिम्बर 1 इंच के, कुछ 1.2, कुछ 1.3, कुछ 1.4 तक के. ओके, 1 inch to 1.4 inches. Okay. The timber is commercially fit for the purpose. तो चूंकि सेलर को पता था 1 इंच का नहीं लगेगा, 1.4 इंच का लग जाएगा, तो 1 2 नहीं 1 एंड आप लिखो इसको. तो 1 इंच टू 1.4 इंचेस लिखा है, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि 1 इंच के भी आ रहे हैं, 1.4 इंच का भी आ रहा है, ठीक है. तो अब इसने बोला कि यार नहीं है, 1.4 लग सकता है, 1.2 भी लग सकता है, 1.3 भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो बट चारों ही साइज का अगर मैं दूंगा तो फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. तो सेलर के पास कुछ 1 इंच के थे, कुछ 1.1, 1.2, 1.3, इतू सा बढ़ रहा था. सेलर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, मेरे को एक्सपीरियंस है, लग जाएगा. अब 2 हथौड़ी ठोक के मारा, बराबर तरीके से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. ओके. However, the timber supplied by the seller varies in thickness. Okay, the timber is commercially fit for the purpose. जो टिम्बर उसने दिया था वो बराबर फिट भी हो गया, तो सेलर का एक्सपीरियंस था, वो काम में आ गया. टीके रिजेक्ट्स द टिम्बर. टीके ने क्या किया? ओ भैया मैंने बोला था 1 इंच के देना है, आपने 1.4 का दे दिया. सेलर बोला भाई ये एकदम फिट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लो. टीके ने रिजेक्ट कर दिया. एक्सप्लेन विद द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वेदर टीके कैन, क्वेश्चन आ गया, टीके कैन रिजेक्ट द टिम्बर. क्या टीके टिम्बर को रिजेक्ट कर सकता है? सबसे पहले मैं जो है आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये किस सेक्शन का क्वेश्चन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं पूछना चाहता हूं किस सेक्शन का क्वेश्चन है ये. अगर आपको पता हो तो आप बताओ. ये जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्शन नंबर 15 और सेक्शन नंबर 16. चलिए आ जाइए देखते हैं सेक्शन नंबर 16 को. ओके, यस, ये रहा. सेक्शन 16 बोलता है इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस.
बोलते सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या बोल रहे हैं? पर्टिकुलर पर्पज, इसने क्या डिमांड किया था? 1 इंच का, और इसने क्या भेज दिया? 1.4 इंच का। चलो ऐसे पकड़ते हैं। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो अभी तो मेरा यही एक्ट लग रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो अदर एक्ट की बात मत करो। फॉर द टाइमिंग ओके, देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी, अपने आप कोई वारंटी या कंडीशन नहीं माना जाएगा एज टू द क्वालिटी और फिटनेस, मतलब जो बायर ने क्वालिटी या फिटनेस डिमांड कर दिया है वही सेलर ने प्रोवाइड करना चाहिए। नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस। सेलर ये नहीं बोल सकते नहीं भैया ये आपने बोला तो ये चल जाएगा, ओके तो ये बोला नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ गुड सप्लाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, नहीं कर सकता। फिर क्या बोलता है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब ग्रीन सिग्नल मिल गया, यहां पे लिखा था नो, नो मतलब रेड सिग्नल, भैया नहीं कर सकते हो। पर जैसे ही वर्ड आया एक्सेप्ट मतलब बोला कर सकते हो, बट एज फॉलो, इन सिचुएशन में। कौन सी सिचुएशन में दोस्तों? ये सिर्फ 2 सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन और चौथी से, ये 4 सिचुएशन है जहां पे आप कर सकते हो। बोले सर बताओ कौन सी सिचुएशन? नंबर 1, वेयर द बायर एक्सप्रेसली और बाय इंप्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर, ये बोला भैया 1 इंच का चाहिए, बोले ठीक है। द पर्टिकुलर पर्पस, भाई लगाने के लिए टिम्बर चाहिए 1 इंच का, फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड सो एज टू शो दैट द बायर रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल और जजमेंट। तो जब बायर ने बोला कि भैया मेरे को टिम्बर दे दो, भरोसा करते हुए कि सेलर की स्किल या जजमेंट ठीक है ना, जैसे आप कभी टेलर किया जाते हो, भैया नहीं 36 इंच की छाती चाहिए, नहीं साहब 35 चल जाएगी, नहीं नहीं साहब 36, पर 35 में बोल रहा हूँ 35 एकदम, और आपने बिलीव कर लिया, मतलब आप क्या कर रहे हैं? बायर रिलाइज ऑन द सेलर्स स्किल और जजमेंट। फिर आप ये बोलते हो पक्का ना भैया 35 में हो जाएगा ना भैया, दिक्कत तो नहीं? बोला ना साहब मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बना, मेरे को पता 35 इंच का सीना है, आपका 36 का नहीं है ना। एंड गुड्स आर ऑफर्ड डिस्क्रिप्शन विच इट इज, और वो बिल्कुल वही डिस्क्रिप्शन है। मैं जो टिम्बर चाहे 1.4 बोलो या 1 इन बोलो, टिम्बर टिम्बर ही हो गया, जो वुड का टिम्बर चाहिए था उसी वुड का टिम्बर था, तो डिस्क्रिप्शन इज सेम विच इट इज इन द कोर्स ऑफ द सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई। ओके, तो ये बोलता है देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी रीजनेबली फिट। एग्जैक्टली फिट नहीं लिखा है, क्या लिखा है? रीजनेबली फिट, मतलब अगर रीजनेबल भी फिट रहा, भले ही उसने 1.4 इंच का दिया था, बट अगर रीजनेबल फिट रहा तो क्या मैं मान लूंगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रहेगा, वहां पे इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन आ जाएगा। मतलब कि अगर बायर ने 1 इंच वाला बोला था, मैंने भले ही 1.4 दे दिया, तो मैं ये मानूंगा कि मैंने वो कंडीशन पूरी कर दी है 1 इंच वाली, अगर वो रीजनेबली फिट है तो। यस और नो? यस। Provided in the case of contract for the sale of a specified article under its patent or trade name, trade name की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है ना, या किसी पेटेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, तो प्रोवाइडेड दैट मतलब जो एक्सेप्शन है ये अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है दोस्तों? यस और नो बोलो ना जरा फटाफट से। क्लियर? ओके, नाउ अब मैं अपने यहाँ पे आ जाता हूँ सिचुएशन पे। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। तो मैंने जो सेक्शन नंबर 16 अभी आपको पढ़ाया था, सेक्शन 16(1), 2 नहीं लग रहा, 3 नहीं लग रहा, 4 नहीं लग रहा, 1 बोलता है, सेम वही चीज लिखी है इसने। आप देखो, इसने, मेरी बात आप समझना, अगर सेक्शन आप अच्छे से पढ़ रहे हो दोस्तों तो अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, सेक्शन का ही वर्ड लिखा। देखो ना, द कंडीशन एज टू द रीजनेबल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल। अब यहाँ पे एग्जैक्ट फिटनेस अगर लिखा होता ना तो फिर गड़बड़ हो जाता, बट चूंकि यहाँ पे रीजनेबल लिखा तो एक की जगह 1.1, 1.2, 1.3 चल जाएगा साहब, है ना। जब तक वो फिट हो रहा है, जब तक क्वालिटी सर्व पर्पस हो रही है, तो फिर वो रीजनेबल चल जाएगा। ऑफ गुड्स ऑफ पर्टिकुलर पर्पस में बी इम्प्लाइड इफ द बायर हैड मेड नोन टू द सेलर, बायर ने बताया हो सेलर को, है ना, बायर ने बताया था क्या कि 1 इंच का चाहिए, बताया था। फॉर द पर्पस ऑफ हिज पर्पस, साहब मेरे को 1 इंच वाला लगेगा, एंड रिलाइड अपॉन द स्किल, और बायर ने सेलर की स्किल पे रिलाई करके बोला ठीक है भैया 1.4 वाला भी भेज दो, चल जाएगा। अब ये बोले कि बाद में रिजेक्ट कर सकते हैं क्या? सब बाद में रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला कि अगर रीजनेबल फिट है तो उसे मान लिया जाएगा कि भैया उसने जो कंडीशन आपने बोला था उसको उसने पूरा किया। तो इस केस में बायर के पास
रेप्यूडिएट करने का राइट नहीं रहेगा। तो ऑर्डिनरली हैज बीन डीलिंग इन दोज गुड्स, देयर इज इंप्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर दैट द गुड्स सप्लाइड शैल बी, बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रीजनेबल फिट, याद रखना दोस्तों, फॉर द पर्पस फॉर विच द बायर वांट्स देम प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कौन सी कंडीशन को वहां पे लिखा ना एक्सेप्ट, वही कंडीशन लिखा क्या, बायर शुड हैव मेड नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस, बायर शुड रिलाई ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, गुड्स मस्ट बी ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, है ना। दूसरा जो टिम्बर हुआ तो टिम्बर ही होना चाहिए साहब, yes or no, yes. In the instant case the timber supplied by the seller is commercially fit for the purpose for which it was ordered, it means the implied condition on the part of the seller is fulfilled, TK cannot reject the timber. पर being a lawyer, है ना, अच्छा लॉयर हूं मैं, तो मैं फिर ये टिम्बर जो है वो रिजेक्ट करवा भी सकता हूं। बोले कैसे साहब, कैसे करवा दोगे? मैंने बोला सेक्शन 16 मत पढ़ो, आप क्या पढ़ लो, सेक्शन 15 पढ़ लो, इसके ऊपर ही दिया हुआ है। सेक्शन 15 बोलता है where there is a contract for the sale of goods by description. डिस्क्रिप्शन क्या था, टिम्बर 1 इंच, डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूं ना, यस और नो। There is an implied condition that the goods shall correspond with the description. तो जो डिस्क्रिप्शन है वही देना चाहिए था। तो if the sale is by sample as well as by description, कहने का मतलब क्या होता है, देखो दोनों में फर्क है दोस्तों। सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट अनसर्टेन गुड्स, मतलब अब यहाँ पे क्या होता, अगर सेलर ने उसको एज अ सैंपल भेजा होता, है ना, सैंपल भेजा होता 1 इंच का, और फिर इसके बाद जब बल्क गुड्स भेज देता 1.4 का, उस केस में बायर जो है वो कैंसिल कर देता। आ रहा है बात समझ में? तो इसको मैं क्या बोलते हैं, सेक्शन 15 कवर कर देता, और ये बोल देता कि भैया सैंपल में आपने कुछ और भेजा, और जब आपको एक्चुअल में स्टॉक भेजना था तो कुछ और आपने भेज दिया, है ना। तो इस केस में डेफिनेटली मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, इसमें टीके जो है रिजेक्ट कर सकता है। पर चूंकि लगेगा मेरा सेक्शन 60, क्यों, क्योंकि सेक्शन आपके केस स्टडी पे सैंपल की बात कहीं पे नहीं हुई है, याद रखिएगा, सैंपल की बात कहीं पे नहीं हुई है। अगर आप केस स्टडी देखोगे तो सैंपल की बात जो है कहीं पे नहीं हुई है। हाउ द टिम्बर सप्लाइड बाय द सेलर वेरीज इन थिकनेस फ्रॉम 1 इंचेस टू 1.4 इंचेस, द टिम्बर इज कॉमर्शियली फिट, ये वर्डिंग जो है यहाँ पे यूज हुई है, कॉमर्शियली फिट वाला जो वर्डिंग है ये सेक्शन 16 में लिखा गया है दोस्तों, और सेक्शन 15 में लिखा गया था सैंपल एंड बल्क, है ना, सैंपल में कुछ और भेज दिया, बल्क में कुछ और भेज दिया। इसलिए भले ही इंस्टीट्यूट के आंसर में दोनों आंसर दिए, अल्टरनेटिवली द अबव आंसर कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड एज अंडर, बट मेरा कहना ये रहेगा, चूंकि आपके केस स्टडी पे वर्ड यूज हुआ है कॉमर्शियली फिट, तो it is more preferred to apply section 16 rather than section 15, because section 15 talks about when the goods are being sent to buyer as a sample, and once the buyer gives his approval, and on the basis of those approvals seller send bulk quantity to the buyer which is not according to the sample which has been sent by the seller to the buyer, in that case buyer can reject the goods, and that situation is totally different from this situation. यहाँ पे एक हिंट आपको मिल रही है क्वेश्चन से, the timber is commercially fit for the purpose, commercially fit होना चाहिए। तो यहाँ पे assume कर सकते हो कि जो भी सेलर ने भेजा था, buyer relies on the seller's skill and get the goods being sent by the seller, right? And thereafter buyer cannot reject the goods because goods are commercially fit, reasonably fit. Clear or not clear? Yes. तो इस केस में it is always preferred to apply what section 16(1) rather than section 15. क्लियर है नहीं क्लियर है? यस। तो सेक्शन 15 आप अप्लाई करोगे तो पक्की बात है, सैंपल में आपने 1 का मंगाया था बट 1.4 का भेजा गया, इसलिए बाहर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन खत्म होता है यहीं पे। मुझे कमेंट में मैसेज करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करिएगा ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे, बेहतर से बेहतर चीजें आपको प्रोवाइड करता रहूं और आपकी पढ़ाई जो है यूं ही अनवरत ऐसे ही मजे से चलती रहे। तो इजाजत दें, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन दोस्तों।